रमदान 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 रमदान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रमज़ान हमारे साथ के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के इस महीने की सआदत हासिल करने के लिए इबादतों में मशगूल होंगे और अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाज़ा और उसी तरह अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार सलाहियतें भी अता फरमाई। अगर हम उन सलाहियतों का सही इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे माशरे के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में से एक मुल्क है जिसमें ऐसे सलाहियतमंद लोग बेशुमार हैं और उन्होंने ना सिर्फ मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने में जो है रोल प्ले किया बल्कि माशरे में जो है इनकलाब लेकर आ गए। हमारी खुशकिस्मती है हमारे साथ एक ऐसी ही टैलेंटेड और नामवर हस्ती मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। हिना जावेद चौधरी, आप एजुकेटर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और जेमोकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, वेलकम। अस्सलाम शमामा, क्या हाल है आपका? खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। पाकिस्तान का कैसा माहौल चल रहा है? अभी रमजान है, मौसम कैसा है? मौसम बस थोड़ा गर्म हो रहा है बट इट्स अच्छा है, प्लेजेंट है। बीच बीच में बारिश आ जाती है तो अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और कोरोना वायरस भी जाहिर है कि केसेस जो है राइज हुए हैं और कर रहे लोग। अच्छा अच्छा। तो आई थिंक सारे बिजनेसेस वगैरह काफी कंट्रोल उन्होंने किया हुआ है। सो इधर काफी हालात हैं खराब, तो बट वी आर होपिंग कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है ना, माशाल्लाह बड़ी जो है इंस्पिरेशन पर्सनालिटी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो सुनना चाहेंगे कि आपने इस कामयाबी का सफ़र किस तरह से तय किया। मैं आपकी जो ये कामयाबी का सफ़र जो है गुज़ारिश करूँगी कि बताइए कि बचपन में, मतलब बचपन जो आपका एजुकेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो कहाँ से किस तरह से शुरू हुआ? क्योंकि जिस दौर में हमने जो है अपने करियर्स बनाने की तरफ गए, उस ज़माने में जो है साइंस की तरफ बड़ा रुझान था। तो बताइए कि किस तरह से आपने शुरुआत की? शिवामा, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत आपका थैंक यू करना चाहूंगी, आपका और आपके चैनल का, कि आपने मेरे बारे में सोचा, मुझे याद किया और मुझे बुलाया। तो आपने जो मुझसे सवाल किया उसका आई थिंक कि शुरुआत तो मैं बचपन से ही लाहौर में ही थी। मेरी स्कूलिंग भी लाहौर में हुई, इंटरमीडिएट एजुकेशन भी सारी इधर ही थी। तो जब टाइम आया कॉलेज जाने का तो उस वक्त वैसे मेरा रुझान या मेरा दिल था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन आई सपोज सारे लोगों का होता भी है ऐसे। जी जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये प्रोफेशन है, इसने मतलब फैशन का जो प्रोफेशन है इसने मुझे सिलेक्ट किया, मैंने शायद इसको सिलेक्ट नहीं किया। यू नो, वो इस वजह से कि मेरी जब ये फैशन स्कूल मैंने आना था तो मेरी सबसे पहले तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि उन दिनों में बहुत नया नया खुला हुआ था, तो इट वाज अ वेरी नई चीज थी और कम सुनने में आता था कि फैशन में एजुकेशन भी कोई चीज होती है। तो जब इससे हुआ फिर मैंने अपना डिसाइड किया कि मैंने इधर ही एडमिशन लेना है। पूरी इसकी तैयारी सारी हुई, फिर एडमिशन हुआ। तो जो इसका जो 4 साल का जो पूरा करिकुलम था वो बड़ा मेहनत दरकार करता था। हाँ उसमें हाँ हम बिल्कुल तो वो सारा दिन रात हम बिल्कुल। एक और बड़ी अच्छी बातें हैं ना कि मतलब देखिए कि उस जमाने में जहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ था कि लड़की है तो डॉक्टर ही है, लड़का है तो इंजीनियर ही है, और उस जमाने में आपकी मदर ने सपोर्ट किया है। मैं तो समझती हूँ कि ये तो क्रेडिट उनको जाना चाहिए कि पेरेंट्स ने जो है आपको एक नया डायरेक्शन बताया है जो कि उस टाइम की मेरे हिसाब से बहुत रिक्वायरमेंट भी थी
क्योंकि हमारा जो एक सर्कल था, हमारा जो पाकिस्तान का माहौल था, वहाँ पे डिजाइनिंग ने इतना काम नहीं किया था, उनका कोई पार्टिसिपेशन उस तरह का नहीं था, जो कि माशाल्लाह ये इंस्टीट्यूट खुला और फिर उसके बाद जो है एक नया डायरेक्शन बना। तो आई थिंक उस वक्त इस इंस्टीट्यूट की क्योंकि बिल्कुल शुरुआत थी, बिल्कुल चंद शुरू के साल थे जब मैंने एडमिशन दिया था। और जो मेरा बैच भी था वो भी पहले 4-5 साल में जो ग्रेजुएट हुए थे तो वही वाला बैच था। तो आज तो आप पाकिस्तान में जो एक किस्म का इनकलाब देखते हैं इन फैशन, वो हम्म। उस वक्त शुरू हुआ था जब मैं उधर गई थी एज ए स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस तो टाइम पे यहाँ तो बल्कि है ना ऐसा ट्रेंड था कि जो कह लीजिए कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग था और वो अपनी बुटीक खोल सकता था और बिजनेस अगर वो स्टेबल कर सकता था, तो वही अपने आप को फैशन डिजाइनर जो है कहलवाता भी था, और उसी को ही हम समझते थे। लेकिन प्रॉपर जो फैशन स्कूल ने जो कंट्रीब्यूट किया है, वो एक फैशन का जो एक नया ही रुख बन गया, और उसमें हमने जो टेक्नोलॉजी पढ़ी और जितनी टेक्निक्स पढ़ी, मेरा नहीं ख्याल कि उससे पहले वो कभी इंट्रोड्यूस हुई, और हमने वेस्टर्न मार्केट को मीट किया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप इसमें इस फील्ड में एजुकेशन लेके, तो फिर आप इस फील्ड में एजुकेशन लेके तो आप क्या करेंगे, यू नो हम्म। वेयर। सो आई थिंक ये हमारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का एक छोटा प्रोजेक्ट उन्होंने, इट वाज लाइक अ पायलट प्रोजेक्ट जो हम्म। उन्होंने शुरू कर किया था। हम्म। बट मेनी इयर्स लेटर ये फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी अब बन चुकी है, विच इज द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन। और जी। इसमें अब कितने सारे और भी लोग इन्वॉल्व हैं और कितने सारे अब डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट हो चुके हैं। हम्म। सो आई थिंक और उस टाइम पे है ना ये अभी तो मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन फ्रेंच एक इंस्टीट्यूट से एफिलिएशन थी, जिसकी वजह से वो सारा जो हमने उस स्टैंडर्ड को मीट करना जरूरी था कि ऑब्वियसली कि उस तरह की जो वो भी एक हमारे कह लें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस तरह का इंट्रोड्यूस नहीं हुआ हुआ था, जिसमें आप असाइनमेंट बेस्ड काम है और आप स्किल्स बेस्ड काम है, और तो वो काफी जाहिर है कि हार्ड वर्किंग था। वो एक बड़ी नई चीज थी कि प्रोजेक्ट बेस्ड काम था, लेकिन हम्म। उस प्रोजेक्ट बेस्ड काम का डिसिप्लिन रखना और डेडलाइंस मीट करना, आई रिमेम्बर कि बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती थी। तो वो बिल्कुल हैरान होते थे लोग सुन के कि अच्छा फैशन स्कूल में आप इतनी ज्यादा मतलब इतना टाइम देना पड़ता है और इतनी मेहनत करके काम करना पड़ता है। तो वाकई उसमें आपकी मेंटली फिजिकली हर किस्म की उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती बिल्कुल। है। और है ना, मुझे याद है कि उस टाइम पे क्योंकि कोई बैच निकला नहीं था जब आपने ज्वाइन किया है इस इंस्टीट्यूट को, तो फैशन डिजाइन से कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से बन जाता था कि कोई मॉडलिंग या ग्लैमरस के साइड पर है, बिल्कुल ऐसे ही होता था, ऐसे ही तो था। वहां पे जाने के बाद ही शायद वो अंदाजा हुआ कि नहीं, इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड जो है। आई वुड से कि जहाँ पे हम कहते हैं ना कि डॉक्टर्स जो है वो साइंस मतलब साइंसेस पढ़ के फिर अपना सारा वो करके तो अपना एक चीज पे खड़े होते हैं, इसी तरीके से आई फील कि फैशन डिजाइन की स्टडी इटसेल्फ इज अ साइंस एज वेल। मतलब उससे वो कम नहीं है। हमने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पढ़ी, हमने जो सोइंग है, फैशन मेकिंग है, हिस्ट्री है, हर किस्म का हमने अपने डिसिप्लिन जो है वो उसमें हमने इंट्रोडक्शन हमने दिया। तो एक बड़ा वेल राउंडेड और कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का ये करिकुलम था जो हम लोगों ने उस जमाने में पढ़ा था। हम्म। अच्छा, मैं है ना यहाँ पे थोड़ा सा मजीद डिटेल जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बहुत से नाजरीन ऐसे हैं जो कि शायद इस स्पेशल इस फील्ड से रिलेटेड इस कोर्सेज में जो है वो उस तरह से नहीं वाकिफ हैं कि अगर कोई फैशन डिजाइनिंग कर रहा है तो उसमें क्या क्या, डिजाइनिंग के क्या क्या एस्पेक्ट्स को वो टच करते हैं, किस क्या क्या पढ़ाते हैं। तो आई थिंक फैशन डिजाइन जो है उसके अंदर आप टेक्सटाइल भी पढ़ते हैं, आप उसके अंदर एक्सेसरीज भी पढ़ते हैं, आप उसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम पढ़ते हैं। उसमें फिर आपका जो फिजिकल जो लेबोरियस काम होता है जैसे पैटर्न मेकिंग है या ड्रेपिंग है या स्टिचिंग है, सीना जिसको सीना भी सीखते हैं। तो ये सब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर सब फील्ड्स हैं बेसिकली, और इन सब फील्ड्स के अपने अपने स्पेशलिस्ट होते हैं। अच्छा। सो हाँ, तो विच अच्छा। इज तो इसी तरीके से जब मैंने अपनी फैशन की एजुकेशन खत्म की तो हम्म। उस वक्त मेरा ये था कि मैं फैशन की अम्ब्रेला में ही रहूंगी, लेकिन मैं हम्म। थोड़ा सा ब्रांच आउट करना चाह रही थी।
ज्यादा स्पेशलाइज करना चाह रही थी। अच्छा एक्चुअली अच्छा। क्योंकि हमने एक्सेसरीज थोड़ी बहुत पढ़ी थी हमारा जो करिकुलम था उसके अंदर, हम्म। तो थोड़ा बहुत एक आइडिया उधर से मुझे मिला था कि मे बी इस साइड से जाया जा सकता है। सही। और फिर उस वक्त आई थिंक आप कह लें कि आप आई मेट मेरे एक दो बहुत अच्छे मेंटर्स भी थे जो मुझे उस टाइम पे मिले, और उन्होंने भी अच्छा। मुझे गाइड किया हम्म। कि अपकमिंग फील्ड आप इसमें देखें। मेरी मदर ने भी, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ज्यादा इस चीज़ पे गाइड किया। सो बस इस सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने रिसर्च की, फिर मैंने इंस्टीट्यूट में मैंने अप्लाई किया। फिर हम्म। एक बहुत वेल नोन इंस्टीट्यूट है अराउंड द वर्ल्ड, इट्स कॉल्ड द जिम्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। उनकी ओके। ब्रांचेज है all over the world। तो मैं हम्म। उनकी मेन ब्रांच में मैंने एडमिशन लिया। मैं गई अमेरिका, आई वाज क्लोज टू सैन डिएगो में, के पास एक छोटा सा शहर था, उसमें ये यूनिवर्सिटी है। तो हम्म। फिर मैंने अपने टाइम उधर गुजारा अपनी फैशन एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। अच्छा। जी। और उससे फिर मैंने वाह, ये तो मतलब मतलब एक कितने मजे की आपकी मैं सुन के बड़ा इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि मतलब आपने फैशन डिजाइन करने के बाद आपने क्योंकि जाहिर है कि वो सब्जेक्ट आपके इंक्लूड था और आपने वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट आपको लगा और आप जो है ज्वेलरी के साइड पे चली गई। ये भी गालिबन है ना वो वाला वक्त है जब ज्वेलरी डिजाइनिंग के लिए भी जो जिसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ वो ज्वेलर जो है सुनार जो है वो भी एक फैमिली बिजनेस ही रन कर रहे होते हैं। उसमें भी इसी तरह से शायद कोई इनोवेशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, स्टिल वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है। सो ओके। और इसमें जो ज्यादा जो ट्रेंड है वो इसी तरह होता है कि आप जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस पास ऑन होता है, तो फैमिली बिजनेस होता है। बहुत पुराने पुराने मतलब के लोग इसमें, पर दादा फिर बेटा फिर उससे आगे जी सारा जी। ये सिस्टम। तो इसके अंदर भी समन जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था ज्वेलरी में उस तरह से, हम्म। अदर देन जो मेरे पास फैशन की एजुकेशन थी, एंड टू सॉर्ट ऑफ एंटर दिस, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले पढ़ के आना चाहिए इसके अंदर एक हम्म। प्रॉपर एजुकेशन लेके आना चाहिए, हम्म। ताकि मुझे पता हो कि मैंने किस डायरेक्शन में आगे जाना है। हम्म। तो उस टाइम पे सच कोई इंडिविजुअल जैसे डिजाइनर्स जूलर इस तरह नहीं थे, हम्म। बट सो आई थिंक मैंने जब अपना सारा कुछ पढ़ा जीआईए से, तो हम्म। उसमें डिफरेंट डिफरेंट उनके कोर्सेज थे, जैसे कि ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स था कि आप डिजाइन कैसे करते हैं, फिर हम्म। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स था कि ज्वेलरी बनानी है तो उसकी क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, अच्छा और वो सारी साइंस है कि आपने कैसे क्या काम करना है, कैसे ज्वेलरी बनानी है अपने हाथों से। अच्छा अच्छा अच्छा। स्टोन सेट कैसे किया जाता है ज्वेलरी के अंदर, वो एक ओके। अलग कोर्स। फिर एक और कोर्स था, उसको वैक्स कार्विंग कहते हैं। सो वैक्स कार्विंग इज डायरेक्टली रिलेटेड, जैसे फैशन इंडस्ट्री में आपकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, उसी तरह ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी जो हम्म। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ऑफ कैड एंड कैम, जिसको हम्म। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सो वैक्स अच्छा। कार्विंग उसकी बहुत हेल्पफुल होती है। मतलब आप अपना पीस हाथ से डिजाइन करते हैं, वैक्स में उसको बनाते हैं, और उसको हम्म। आप कास्ट कर सकते हैं। ओके। एंड आपके पास और किसी भी मेटल में वो कास्ट हो सकता है। अच्छा। तो ये सब करने के बाद फिर मैं वापस आई पाकिस्तान। ओके। ओके। अच्छा। तो अच्छा उसके अच्छा, बाद ये है ना यहाँ पे मैं कोर्स के बारे में ये बड़ा जबरदस्त आपने बताया। तो इसमें जैसे फैशन डिजाइनिंग जब करते हैं तो कोई एक थीम बन जाती है, एक जो है जैसे हम सोचते हैं कि ओके ये थीम है, इस पे काम करना है, ये कलेक्शन है, समर है, विंटर है, वट। तो क्या ज्वेलरी के लिए भी इस तरह से कुछ डेडिकेटेड थीम्स होती हैं और उसको किस तरह से शुरू कैसे होता है? बिल्कुल इसी तरीके से ही होता है। ओके फाइन। आपने अगर किसी की सिलेक्शन पे काम करना है, ये इसी तरह की आप एक इंस्पिरेशन के बारे में सोचते हैं कि आपको मतलब वो आपको क्या इंस्पायर करता है। ओके। मेरे लिए आई थिंक मेरे लिए बीइंग ए डिजाइनर इसी तरह से बात शुरू होती है अच्छा। कि इंस्पिरेशन क्या है, और फिर उसे आगे आगे कि अच्छा अब इंस्पिरेशन के साथ डिजाइन, फिर डिजाइन के साथ कौन सा मेटल अच्छा लगेगा, मेटल के साथ स्टोन कौन सा अच्छा जाएगा, स्टोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, टेक्निक कौन सी हम यूज होनी चाहिए इस चीज के लिए। तो हम्म। इसी तरह कलेक्शन बनती है ज्वेलरी की भी, जिस तरह फैशन कलेक्शन बनती है। अच्छा 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 अच्छा। वाह जबरदस्त। तो अच्छा इसमें
अच्छा, माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त, अच्छा, बड़ी मोटिवेशनल, बड़ी ज़बरदस्त आप बात बता रही हैं ना। नाज़रीन, अभी हम जो है आते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ, और वो है छोटी-सी नेकी इरम बिन्त सफ़िया के साथ। आज हम सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं कि वो हमें क्या बता रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोगों को कभी देखो तो वो अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगते हैं, उनके चेहरे पे एक स्ट्रेस है, झुर्रियाँ बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती हैं, लोग परेशान होते हैं। और उसके बरक्स कुछ लोगों को देखो तो उनकी एज का पता ही नहीं चलता, वो सदाबहार होते हैं, वो खूबसूरत लगते हैं, यूथफुल लगते हैं। तो ये क्या वजह है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने 39 वुमेन का डेटा लिया, सैंपल लिया, स्ट्रेस सैंपल्स लिए, और उनको पता चला कि वो ख़वातीन जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स के होते हैं वो अक्सर हाई स्ट्रेस में होती हैं, और बरअक्स उन ख़वातीन के जिनके बच्चे हेल्थी होते हैं और लो स्ट्रेस सिचुएशंस में ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, इन लोगों की सेल्स की एजिंग में बहुत फ़र्क है। हाई स्ट्रेस वाले लोग जो होते हैं उनके सेल्स बहुत जल्दी एज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके स्ट्रेस जो होता है वो उनके चेहरे पर आया होता है। पुराने वक्तों के लोग और आज के लोग, और जब मैं पुराने वक्तों की बात करती हूँ तो मैं 1000 साल पहले या उससे भी पहले के लोगों की अगर बात करूँ, अब हम 100 साल पहले लोगों की भी बात ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस सेंस में देखें कि पहले लोगों का जो काम था वो था सर्वाइव करना, यानी कैसे, रोटी कपड़ा मकान, राइट, और उसमें हर वक्त का स्ट्रेस नहीं होता था। जबकि इस वक्त आज के ज़माने में इंसान फारग होने के बावजूद किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन में मसरूफ़ है जो कहीं ना कहीं से उसके लिए स्ट्रेसफुल है। हम जब ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो कहीं की बुरी खबर, कहीं का बुरा वाक़या, कहीं की कोई बात, किसी से जेलसी, किसी से एनवी हमें हर वक्त स्ट्रेस दे रहा है। हर कोई अपने काम से काम रखना चाहे भी तो नहीं रखता कि हमारे पास सोशल मीडिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारा जो थ्रेट है, यानी कि जिसको कहते हैं कि इंसान का दिमाग हर वक्त जो उसको थ्रेट देता रहता है, वो हमारे टाइम्स में ज़्यादा है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर कोई हमारे फ़ोन पे कोई अलार्म लगा हुआ है, या हमारे फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आई है, या हमारे फ़ोन पे किसी किस्म का बिंग हुआ है, तो हमारा जहन फ़ौरन जाता है, अगर हम काम कर रहे हैं तो कि काम की नोटिफिकेशन होगी। व्हाट्सएप के करोड़ ग्रुप्स होते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे पता है कि कोई 100-200 नोटिफिकेशंस आती हैं कि भाई आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, आप कोई चीज़ ऑनलाइन करना चाह रहे हो, तो उसकी सारी फॉर्मेशन, उसका सारा फॉर्मेट, तमाम जो हैं वो डिस्कशंस हो रही हैं। तो मुसलसल इंसान बज़ाहिर फ़ारग है लेकिन उसका दिमाग काम में उलझा हुआ है, तो वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। जबकि पहले टाइम्स में लोग सुबह के टाइम काम करते थे और उसके बाद आराम करते थे और बहुत शदीद मेहनत करते थे, अलबत्ता इट वाज ईजियर। उनके लिए हाई डोज ऑफ कोर्टिसोल जो होती थी वो उनको सिर्फ तब महसूस होती जब उनको डेंजर महसूस होता कि अपने आप को बचाना है। जबकि हमारे यहाँ हर वक्त लो डोजेस ऑफ कोर्टिसोल, जैसे कि हल्का हल्का जहर जिस्म में उतरता रहता है हर वक्त, वो हमारे एजिंग प्रोसेस को, वो हमारे दिमाग को स्ट्रेस में रखता है, जिसकी वजह से हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं गुजार पाते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर हम ख्याल करें और अपनी लाइफ में कुछ साउंड को, कुछ नॉइज़ को, किसी किस्म की नोटिफिकेशंस को अगर हम नलिफाई डिलीट कर सकें तो शायद ज़िंदगी जो है वो लेस स्ट्रेसफुल हो, जिससे कि हमारी जो सेल एजिंग है वो थोड़ी सी कम स्पीड में हो, और जिससे कि हम शायद कुछ ज़्यादा अरसा एक हेल्थी यूथफुल लाइफ गुजार सकें इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, बहुत अच्छी बात इरम बिन्त सफ़िया ने हमें बताई है कि वाकई जितनी छोटी सी ये दुनिया बन गई है, हम डिवाइसेस पे होते हैं और जो है हर चीज़ हमारी एक नोटिफिकेशन की दूर पे होता है, और इसकी वजह से जो है जो हमारी हालात जो आज का है प्रेजेंट, हम वो सही से जी नहीं पा रहे हैं। हम अपनी जो हमारे जो अपने हालात, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, हम उसमें नहीं होते हैं, बल्कि हम अगर कोई सोशल मीडिया से आ जाता है डिवाइस तो हम फ़ौरन पाकिस्तान चले जाते हैं या दुनिया के कहीं किसी भी इलाके में चले जाते
चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ नहीं होते हैं जहाँ पे होना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है कि इरम बिल्कुल ऐसे ही हमें थोड़ा-सा अपने आप को टटोलना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमें वाक़ई क्या चीज़ है जिनको फ़ोकस करना है और जो अननेसेसरी है उनको यकीनन अपनी दुनिया अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। हम हिना के साथ बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल बातें बता रही हैं। माशाल्लाह ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं और उन्होंने अपना ट्रैवल हमें शेयर कर रही हैं कि उन्होंने ज्वेलरी डिज़ाइनर कहाँ मतलब यहाँ तक कैसे पहुँची वो। जी हिना, आप हमें बता रही थी कि आप जब एजुकेशन में थी और आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की स्पेशलाइज़ेशन कर रही थी। तो जी वो बड़ा आपका प्राउड मूवमेंट होगा। मैं कभी फ़ील करती हूँ कि देखिए एक यंग एज होती है और आपने जब ये देखा होता है कि आप अपने मुल्क के लिए बहुत कोई जो है ना वो इनकलाब ला सकते हैं या आप कह लीजिए कि मुल्क के लिए आप कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसके साथ आप उस मोटिवेशन के साथ जब आप सीखते हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इसमें आई थिंक पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है आपको सही तरह से गाइड करने का और ये सोचने बिल्कुल। का कि अच्छा कि नाउ इज द टाइम, अब आप बाहर जाके पढ़ के आओ, गेट एक्सपीरियंस और वापस आओ, लेकिन काम इधर ही करना है, ताकि जो उधर सीखा है, जो हुनर उधर सीखा है, आप उसको इधर इस्तेमाल करो और इधर सही। फायदा उठा सको। बिल्कुल। So, और पता है ना ये हमारे माशरे का भी बड़ा अलमिया है कि हम जो है एजुकेशन पे हमारे माशाल्लाह बड़े शहरों में तो ये वाकई बड़ा आम है कि हमने सरवाइव करने के लिए अच्छी एजुकेशन हासिल करनी है, अच्छे करियर में जाना है, लेकिन लड़कियों को जो है ना एजुकेशन में आना जो है वो अभी तक 100% मैं समझती हूँ कि नहीं है वो क्लियर। और आपके लिए माशाल्लाह बहुत आपकी खुशकिस्मती है कि आपके पेरेंट्स ने आपको गाइड किया और यहाँ तक पहुँचने में मदद की उन्होंने। एब्सोल्युटली, आई थिंक मैं तो सारा क्रेडिट उन्हीं को दूंगी बेशक। कि बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये मैं समझती हूँ कि ये भी हमारे लिए छोटे से अल्फाज ही होंगे, है ना? क्योंकि अगर आप इमेजिन करें ना कि आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात हो जहाँ पे एजुकेशन ही इतनी आम नहीं और वहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन और फिर लड़कियों की एजुकेशन में भी इतनी यूनिक एजुकेशन ये तो डेफिनेटली पेरेंट्स ने भी अपने सर्कल में बहुत कुछ सुना होगा और फिर भी उन्होंने बड़ा दिल जिगर बड़ा करके जो है ना हमें पढ़ाया। हाँ, आई थिंक कॉम्बिनेशन था कि पेरेंट्स की अपनी एक इंकरेजमेंट थी, सपोर्ट थी, फिर जो मेरे मेंटोर्स थे जैसे असलम साहब थे, असद साहब हैं, ये जाने माने जो ज्वेलर फैमिलीज हैं, दे बिलोंग टू देम। सो उनसे ओके। जब मुलाकात, उनको मिलने गए, पूछने गए कि ये क्या चीज है, फिर उन्होंने और फर्दर गाइड किया। हम्म। तो इसी तरह से दिस इज हाउ मैं आई एंडेड अप ओवर देयर, और फिर मैं वापस आई और फिर मुझे मौका मिला कि वापस आने के बाद भी मैं इन्हीं लोगों के साथ में मैंने काम फर्दर भी किया। मतलब मैं हम्म। जब तो जो हमारी उस वक्त प्रिंसिपल थी मिस हिना तैयबा, उन्होंने हम्म। मुझे कहा कि हमने ज्वेलरी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना है, तो आप आओ हमारे साथ काम करो। तो हम्म। उस तरह से दिस इज मैं 2004 की बात कर रही हूँ। सो अच्छा। 2004 में उनके साथ काम करना शुरू किया। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और कोर्सेज से हमने शुरू किया। एक्चुअली जो फैशन डिजाइन अच्छा का curriculum, उस वक्त जो 2000 आप 2004 कह रही हैं तो है ना उस टाइम पे फैशन स्कूल के जो ग्रेजुएट्स हैं वो गालिबन 1919 से फर्स्ट ग्रेजुएट निकले थे, तो बहुत अरसा yes, नहीं हुआ था, 5 साल right. 4-5 साल का ही डिफरेंस था। तो उनकी एक विजन थी कि उन्होंने इसको एक पूरा यूनिवर्सिटी की शक्ल देनी है इस इंस्टीट्यूट को, और एक हम्म। पर्पस बिल्ड कैंपस होना चाहिए हमारा। तो उसके उस विजन को कंप्लीट करने में उन्होंने बहुत सारे लोगों को मतलब ऑब्वियसली शामिल किया टीम में। सो आई वाज आल्सो फॉर्चुनेट कि उनकी भी मेंटरशिप के अंडर आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस टीम। सो माशाल्लाह, हमने माशाल्लाह। शुरुआत ऐसे की ज्वेलरी डिपार्टमेंट की कि ऑब्वियसली इनिशियली हमने आते ही तो इस्टेब्लिश नहीं किया ज्वेलरी डिपार्टमेंट। हम्म। हमने जो फैशन डिजाइन का करिकुलम था उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप जो वो स्मॉल कोर्सेज पढ़ाओ। जो हम्म। एक्सेसरीज का अपना सेक्शन था वो मैंने लेना शुरू किया। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। मैंने उधर से एक्सेसरीज का उनका सेक्शन था, उसमें मैंने इनको पढ़ाना शुरू किया स्टूडेंट्स को। उसके बाद फिर हम्म। हमने आउटसाइडर्स के लिए शॉर्ट कोर्सेज किए, वो ज्यादा ज्वेलरी डिजाइन हम्म। फोकस थे, हम्म। डिजाइन एंड फोकस थे। अच्छा, अच्छा। फिर उसके ठीक है। बाद नहीं बिल्कुल पाकिस्तान वाकई जबरदस्त है ना, बड़ी जबरदस्त मतलब वो अगर मैं उस माहौल को उस टाइम जोन को मैं थोड़ा सा इमेजिन करूं तो वाकई जो है सोच के मजा भी आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बड़ा चैलेंजिंग टाइम था जिस टाइम पे जो है कह लीजिए कि लोगों के जहन में
क्लियर पिक्चर नहीं थी कि अगर हम ज्वेलरी डिजाइनिंग करते हैं, फैशन डिजाइनिंग करते हैं, तो खास तौर पे हमारे पेरेंट्स नहीं सोच सकते कि हमने अपने बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं तो उनका क्या करियर बनेगा। बड़ा ही दिलचस्प मौजू लेकर आए हुए नाजरीन, प्रोग्राम को देखते रहिए। हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान हमारे साथ के साथ आपकी मेज़बान शिफा लतीफ़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ा ही दिलचस्प जो है मौजू तो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि बड़ी प्यारी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हमारे साथ है आज के प्रोग्राम में। ज्वेलरी डिज़ाइनर है हिना जावेद चौधरी, हमें बता रही हैं कि उन्होंने ये सफ़र किस तरह से तय किया। और हिना जो है अभी तक जो हमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आई और फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट करके फिर वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की तरफ आई और फिर पाकिस्तान जो फैशन डिज़ाइन में जो है ज्वेलरी डिज़ाइन जो है डिपार्टमेंट लॉन्च की तरफ जा रहे हैं हम। जी जी हिना। जी, थैंक यू शमामा। तो खैर इसी तरह हमने छोटे छोटे स्मॉल शॉर्ट कोर्सेज पहले किए, और फिर इसी तरह फिर हमारे इंस्टीट्यूट ने एक दफ़ा फिर मुझे फिर बाहर भेजा, बाहर पढ़ने के लिए। उन्होंने मुझे भेजा था अपना जेमोलॉजी का कोर्स और कैट कैम का कोर्स करने के लिए। मैं बैंकॉक गई थी। तो बेसिकली दे वांटेड कि फुल कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन होने के बाद फिर एक डिपार्टमेंट पूरा सेट किया जाए। तो खैर उसके बाद मैं वापस आई एंड देन इन सारी हमने जो भी इसकी तैयारी थी वो की। वो जर्मन एक्सपर्ट्स भी बुलाए हुए थे उन्होंने हमें सिखाया, दिखाया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनका कोई मतलब 25-30 साल का अपना एक्सपीरियंस था जो उन्होंने शेयर किया। सब उन्होंने ट्रेनिंग की हमारी। और फिर इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इन 2008 हमने अपना ज्वेलरी डिपार्टमेंट लॉन्च किया। तो हमारा जो, और ये भी इसी तरह 4 साल का डिग्री कोर्स है। ओके। It's called Bachelor's in Jewelry Design and Gemological Sciences. So 4 साल के बाद उनको ये डिग्री मिलती है बच्चों को। हमारा पहला बैच 2012 में ग्रेजुएट हुआ और इस साल 2021 में हमारा ये बड़ा एक खास साल है बिकॉज हमारा 10वां बैच अब ग्रेजुएट हो गया। ओह वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा है ना, यहाँ पे जब ज्वेलरी इस डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए कैसा रेशो है, मतलब कैसे लोग काफी इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के लिए मेरे हिसाब से ये एक नया कोर्स है और जो है बच्चे जो हैं यानी कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ करते हैं कि इस नए करियर में जाएं और क्या उनका फ्यूचर होगा। क्या डाउट्स होते होंगे आपके पास अगर पेरेंट्स आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं तो? So, इसमें स्कोप बहुत है और इसमें इंटरेस्ट भी होता है स्टूडेंट्स का। So, हमारे पास हर साल तकरीबन जो फाइनल बैच होता है वो बिटवीन 16 to 20 बच्चों का होता है जो फाइनल बैच होता है हमारा। तो आई थिंक अच्छा नंबर है हमारे लिए क्योंकि बिकॉज जो इनका जो थीसिस का टाइम होता है, जो इनका आखिरी जो इनका प्रोजेक्ट का टाइम होता है, फाइनल प्रोजेक्ट, तो बड़ा इंटेंस ये टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए कि उन्होंने अपना एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना होता है फ्रॉम पेपर टू एक्चुअली उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर की सारी कलेक्शन अपनी करनी होती है। सो ये है कि इसमें कुछ बच्चे अपनी पसंद से आते हैं और बड़े जोशो खरोश से आते हैं, कुछ को थोड़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है। बट यू राइट, एक नया फील्ड है लेकिन इसकी बार बार यही है कि इंट्रोडक्शन, जैसे हमारे इंट्रोडक्शन दे के और उनको समझा के कि इसका स्कोप क्या है। हमारे जो ग्रेजुएट्स यहाँ से निकलते हैं हमारी ज्यादातर मतलब दे हैव मोर गर्ल्स देन बॉयज का रेशियो कम होता है, लड़कियों का रेशियो ज्यादा होता है। और हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अपने बिजनेस सेटअप करने की तरफ जाएं, एम्पावर्ड तरीके से अपना स्टार्ट ले सकें इन देयर प्रोफेशनल लाइफ आफ्टर दे फिनिश यहाँ से जब ये कोर्सेज अपना खत्म करते हैं। अच्छा है ना, यहाँ पे जो है क्योंकि ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट जो है अगर फॉर्मल में आता है तो वो गोल्ड पे ही ज्यादा हमारे मुल्क में जो है वो गोल्ड को ज्यादा वो प्रेफर करते हैं, लेकिन आपकी ज्वेलरी डिजाइनिंग में जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स यूज हुए हैं, तो उसका वो भी एक जाहिर है एक नया चेंज और एक नया ट्रेंड बना होगा हमारे मुल्क के लिए। बिल्कुल। उसमें ऐसे कि मैं अगर अपनी स्टूडेंट्स की बात करूं तो हम उनको बहुत इंकरेज करते हैं कि वो हर किस्म के मटेरियल में एक्सपेरिमेंट करें। तो ऑब्वियसली बीइंग अ स्टूडेंट गोल्ड इज समथिंग व्हिच इज थोड़ा सा आउट ऑफ रीच है, तो यू नो
ब्रास, सिल्वर तक वो जरूर करते हैं, और भी सिरेमिक्स, टेक्सटाइल, हर चीज को एक्सप्लोर करते हैं। ओके सो इसमें जो है वर्सेटैलिटी को हम बहुत फोकस करते हैं, और उनको इनकरेज भी बहुत किया जाता है कि वो खुद ये सारा मटेरियल उसको ट्राई भी करें, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन भी करें। हमारे पास फैसिलिटी है जहाँ पे ये जेमस्टोन्स बच्चे अपने खुद काट भी सकते हैं, उनको खुद काट और डिजाइन भी कर सकते हैं। अच्छा तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्सचर सा बनता है when जब इनकी कलेक्शन आती है सामने, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकलती हैं, और अच्छा बहुत जबरदस्त फाइनल कलेक्शंस देखते हैं। ओह वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह आई कैन इमेजिन कि वाकई वो काफी इंटरेस्टिंग लगता होगा और जाहिर है कि जब आप एक किसी चीज के थीम से शुरू करते हैं और वो एक फाइनल प्रोडक्ट जब वो बनकर आता है तो वो उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही उसको देख के मजा आ रहा होता है कि ओके फाइनली जो है जो हमने ड्राफ्ट किया था एक पेपर पे उतारा हुआ तो एक प्रोडक्ट बनकर आ गया है। अच्छा है ना, आप खुद माशाल्लाह आपने बताया कि आप टीचिंग कर रही हैं, इस डिपार्टमेंट को आपने लॉन्च किया, माशाल्लाह आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, तो क्या चैलेंज आता है, क्या डिफरेंस लगता है कि स्टूडेंट की, आपकी हमने स्टोरी सुनी जब आप खुद स्टूडेंट थी और अब आपके अपने स्टूडेंट हैं, तो आपको कैसा लगता है मतलब उनको पढ़ाना, उनकी आपने सोच और उनका क्रिएशंस उसमें आप जब आप सपोर्ट कर रही होती है तो आपको कैसा फील होता है? सो आई थिंक जो एक चीज यूनिवर्सल है वो है कि जो हम भी जब मैं भी जब स्टूडेंट थी, और अब जब मैं अपनी स्टूडेंट्स को जब पढ़ाती हूँ, तो उनकी जो बातें हैं और उनका जो एक तरीका होता है काम को लेके चलने का, आई थिंक कि वो हर स्टूडेंट की लाइफ में एक चीज गुजरती है, आपको थोड़ा टाइम लगता है उसको उसके ऊपर महारत हासिल करने के लिए, उसको उसके अंदर एक कमिटमेंट दिखाने के लिए। सो यूनिवर्सल चीज है वो स्टूडेंट का जो जहन होता है कि कि छोटी छोटी एक्सक्यूजेस, आई थिंक वो मैं भी करती थी, कि जैसे काम एक्सक्यूज बना दी। तो जी ये देखिए कि जब आप दूसरी साइड पे आ जाते हैं, जब आप टीचिंग की साइड पे आते हैं, तो जी आपको जी फिर जी ज्यादा मजा आना शुरू बिल्कुल होता वो है एक डिफरेंट चैलेंज आ जाता है एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो इस तरह से गाइड करके, बिकॉज एक बड़ा मतलब हार्ड वर्क, एक बड़ा इसमें एक फोकस की जरूरत होती है जब ये स्टूडेंट्स अपने कलेक्शन पे काम करते हैं। तो उनको कॉन्स्टेंटली इंकरेज करना, उनको सपोर्ट करना, हर किस्म की उनको सुपरविजन उनकी जो है वो हम करते हैं। सो ये है कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसेस। अच्छा अच्छा है ना, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ एक्सपीरियंस के क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव फील्ड है, तो क्या ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं आगे आपके क्लास में जो आपके हिसाब से शायद वो इतने उनके अंदर क्रिएटिविटी या कह लीजिए कि वो इतनी स्किल्स नहीं थी और वो बस कह लीजिए कि लोगों से इंस्पायर होके और बस कुछ नए के चक्कर में आ गए, तो कुछ ऐसा आपको तजुर्बा हुआ कि उन बच्चों को आपने किस तरह से ट्रैक पे लेकर आए और आपने उनको किस तरह से डायरेक्शन दी है? अच्छा, इस तरह ये है कि बीइंग टीचर मैंने ये रियलाइज और रिकग्नाइज किया है कि अगर बच्चा फॉर एग्जांपल अगर इस तरह उसमें क्रिएटिविटी उसमें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दे मेक अप फॉर इट, उसकी फिर या तो हाथ की स्किल बहुत अच्छी होती है, वो टेक्निकली बहुत अच्छा होता है या होती है, या फिर सो इस तरह वो कॉम्पनसेट कर लेता है। सो आई थिंक क्रिएटिविटी इज नॉट एवरीथिंग, आप मतलब आपको जरूरत होती है, लेकिन आप अगर टेक्निक और क्रिएटिविटी को आपस में जोड़ें और बैलेंस तरीके से लेके चलें, तो आप बहुत सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। ग्रेट 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 माशाल्लाह। है ना, अब हम आपके अपने जो कलेक्शन है आपकी उसकी तरफ आते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि आपने किस एम ऑब्जेक्टिव के साथ अपना काम शुरू किया। और माशाल्लाह मैं तो आपको सही बात है कि दिल से जो है मुबारकबाद दूंगी एंड वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ यू कि आपने अपनी इतनी बिजी रूटीन में जहाँ पे आपने डिपार्टमेंट को आपकी जाहिर जिम्मेदारी है, फिर आपकी फैमिली बच्चे और उसके साथ आपने अपनी कलेक्शन लॉन्च कर दी है, तो ये तो मैं कहती हूँ इट्स अमेजिंग। तो उसके बारे में बताइए कि कैसे आपने, क्या उस एम ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? एक्चुअली ये जो आइडिया है ना, ये पिछले 2009 से मेरे जहन में था, ओके क्योंकि उस वक्त एक फुल टाइम मैं जॉब में थी, मतलब अपने इंस्टीट्यूट के साथ ही थी, पढ़ा भी रही, चार्ज भी लिया हुआ था डिपार्टमेंट का। तो अपने काम को करने का ना उस तरीके से उतना मौका नहीं मिलता था। सो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी टीचिंग पे ज्यादा फोकस किया, और मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव काम को मैंने जरा अपनी आई टुक अ स्टेप बैक। तो वो जब किया, सो मुझे ज्यादा टाइम मिला
अपना काम के बारे में सोचने का, और मतलब कि हर वक्त मुझे ये इंकरेजमेंट मिलती थी कि अपना काम शुरू करें, आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर हम्म रहे हो, हम्म आप अपना काम क्यों नहीं करते हो। तो मैं, हम्म लेकिन फ्री में कर रही थी काम, मतलब ऑल दीज इयर्स, लेकिन कभी अपना उस तरह से ब्रांड अपना उस तरह से नहीं सोचा कि लॉन्च इस वक्त करना चाहिए। ओके जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ और जब मेरे ओके पास बहुत सारा टाइम निकला, क्योंकि उस हाँ टीचिंग वाइल बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे थी, तो उस वक्त हम्म फिर जरा स्पीड अप किया इस प्रोसेस को, और फिर सोचा कि अब इस टाइम, दिस इज द टाइम जब इसको हमने लॉन्च करना है। सो अच्छा माशाल्लाह ब्रांड है which is the House of Ornaments Jewelry and Couture, इसका एक्चुअली नाम है। सो ओके तो वो फिर हमने लास्ट ईयर सितंबर में इसकी ऑनलाइन हमने इसको लॉन्च किया फिलहाल, ग्रेट और माशाल्लाह इसी माशाल्लाह तरीके से चल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपैंड करने का इरादा है। और आई थिंक अपने ब्रांड से ज्यादा मैं इसको इस्तेमाल करना चाहूंगी एज अ प्लेटफॉर्म, हम्म और प्लेटफॉर्म उन स्टूडेंट्स या उन ग्रेजुएट्स के लिए जो निकलते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से या और भी हम्म इंस्टीट्यूट से, और हम्म उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है टू टू अपना एक करियर को टू भी ग्रूम स्टार्ट देमसेल्फ या जी जी बिल्कुल फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशंस या एफिलिएशन। तो हम्म आई मैं बहुत ज्यादा इंकरेज करना चाहूंगी कि ये लिंकेजेस और ये जो मिलजुल के जो काम है ना, ये बहुत ये अच्छा हो सकता है और इससे बहुत फायदा भी हो सकता है। तो नहीं वाकई बिल्कुल ये तो मैं तो समझती हूँ कि ये तो आपने खुद तो माशाल्लाह अपने लिए भलाई किया, बाकी आने वाली जनरेशन के लिए भी आपने ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो मजीद अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, वो आपसे मजीद सीख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमारे यहाँ देखिए नाजरीन आप भी यकीन जाने के समझते होंगे कि हम जो है सीखते हैं, हम काम करते हैं, हम करियर बनाते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर हम ही होते हैं, हम अपने लिए ही सोच रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम कर देना जो कि अपने साथ बाकी जनरेशन के लिए भी फायदेमंद हो, बाकी लोगों के लिए भी इंस्पिरेशनल हो, तो दिस इज अमेजिंग। अच्छा ये जब आप डिजाइनिंग करती हैं है ना, तो इसमें जो है कोई क्या होता मतलब आपके जहन में क्या होता होगा कि आपने बस ये डिजाइनिंग करनी है, तो उसमें कोई थीम है या क्या आपके मतलब क्या आपने जहन में रखा हुआ होता है कि जब आप कुछ डिजाइन करती हैं? हमारे दो किस्म की यू कैन से शूट्स ऑफ शूट्स हैं इन द बिजनेस, राइट। उसमें एक तो है कि जब आप कलेक्शन तैयार करते हैं अपनी, कलेक्शन कोई भी हो सकती है, मतलब 15 से 20 पीसेस की, उससे ज्यादा भी हो सकती है। वो जब कलेक्शन तैयार करनी होती है, तो वो डेफिनेटली आप इंस्पिरेशन से शुरू करते हैं। इसी हम्म तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नेचर लेना है एज इंस्पिरेशन, तो नेचर में आपको क्या चीज इंस्पायर करती है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सीड्स हैं, पॉड्स हैं, यू नो सच हम्म व्हाटएवर। आप उससे फिर उसकी कुछ स्केचिंग करते हैं, कुछ उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उसकी माइंड मैपिंग करते हैं, फिर उसके बाद डिजाइन के बाद फिर उस हम्म तो हम्म फिर होता है उस तरह से सिलेक्शन, कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो अच्छा जो दूसरी साइड है वो है कस्टम मेड ज्वेलरी की। हाँ हाँ मतलब कि पास बहुत सारे कमीशन पीसेस आते हैं, मीनिंग कि जो लोग अपनी पसंद से अपना डिजाइन अपनी मर्जी से बनवाना चाहते हैं, अच्छा 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 तो तो ये उनके लिए अच्छा वो इसमें जो ब्राइडल्स भी हैं या इसमें किस तरह है, फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या कैजुअल्स हैं ज्यादा? इसमें ब्राइडल्स भी हैं, इसमें कैजुअल भी ओके होता है, इसमें जो भी क्लाइंट चाहता है या चाहते हैं वो हम हम्म उनको बता देते हैं। उसका जो प्रोसेस है वो इसी तरह शुरू होता है कि जो क्लाइंट अपनी हमें अपना बताते हैं कि व्हाट दे वांट, हाँ उसके हाँ बाद फिर हम उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करके फिर उनसे दोबारा चेक करके उसको फाइनलाइज करके फिर ये इसी तरह आगे प्रोडक्शन में चीज जाती है। एंड देन अच्छा उसका फिर क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसका फिर बार बार उसको देखना कि ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा, और किस मटेरियल में अब ये बनाना है। और मटेरियल का ये कि वी डोंट हम सिर्फ गोल्ड या सिर्फ सिल्वर में काम नहीं करते, हम हर अच्छा किस्म के मटेरियल में ओके काम करना चाहते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। हाँ तो अच्छा 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 इसमें मतलब जो है ज्वेलरी माशाल्लाह आपकी डिजाइनिंग मैंने देखी है कि उसमें मोस्टली क्या होता है कि लोग जो है वो इंस्पायर होते हैं, तो थोड़ा सा वो वेस्टर्नाइज फॉर्म में बन जाता है,
लेकिन Yes, आपकी yes. डिजाइनिंग में मजे की बात यह है कि वो हमारे जैसे पाकिस्तान के कैलीग्राफी कह लीजिए या आर्किटेक्चर कह लीजिए, उसकी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आती है। ये बड़ी मजे की चीज मुझे दिखी। ये एक्चुअली इसी तरह बाय चांस हुआ। हमने पहला बैंगल, हमें ऑर्डर आया तो हमने बनाया। हमने सोचा कि किसी ने अपनी फ्रेंड को देना था, तो उनका अच्छा। नाम हमने सोचा कि हम उसको कैलीग्राफिकली उसको पूरा डिजाइन करके तो ओके। देते हैं। तो वो जब उनको उनके पास पहुंचा तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। और हाँ हाँ। इसी तरह से आगे 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 मतलब कि हमें कितने और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें लोग अपना नाम, बिकॉज नाम आपका है कि आपकी आइडेंटिटी होती है, तो उस हम्म। चीज को आपको साथ पास पहन के रखना, इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग, इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। तो हाँ हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। इट्स अ ग्रेट आइडिया, एक्चुअली इट्स अ वेरी ग्रेट, वेरी नाइस आइडिया कि बाकी अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं और उसमें कस्टमाइज, जिस तरह आपने बताया कि अपनी मर्जी से कोई आता है और वो फरमाइश करे कि हाँ जी मुझे अपनी फ्रेंड का नाम है या अपना नाम जो है वो डालना है, तो वो बड़ा जबरदस्त है कि आपने उसको भी अच्छे से बना के दिया है। अ, मुझे शौक है कि मैं हर चीज के पीछे एक स्टोरी देखती हूँ। मैं क्लाइंट को जरा उनसे बात करके उनकी पसंद नापसंद उनसे पूछती हूँ। फिर उसके बाद ये सारा होता है। जो उनका पीस फाइनल होता है, उसके अंदर हमेशा एक मैसेज इंस्क्राइब्ड होता है। वो अंदर की तरफ लेजर इंस्क्राइब्ड होता है। तो इट कुड बी एनी स्मॉल मैसेज। फ्रेंडशिप के ऊपर हो सकता है, लव के ऊपर हो सकता है, किसी चीज के भी ऊपर हो सकता है, लाइफ के ऊपर हो सकता है। सो हाँ इट्स इंस्पिरेशनल मैसेज जो हम अंदर हमेशा इंस्क्राइब, लेजर इंस्क्राइब करते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। वाह, वेरी इंस्पिरेशनल है ना, मजा आ रहा है सुन के। हम एक हमारी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं और वो है हमारे रमजान किचन की तरफ हम आते हैं, एक नई रेसिपी सुनते हैं। जब रमजान में रोजे रखते हैं नाज़रीन, तो हमारा बड़ा दिल चाहता है कि हम कुछ नई चीज ट्राई करें, कोई नई रेसिपी हो जाए, शॉर्ट टाइम में कुछ हम नया बना लें और जो है एंजॉय करें। तो हम रेसिपी की तरफ आते
जी नाजरीन, बड़े अच्छी रेसिपी दिखने में लग रही है, ज़रूर ट्राई करिएगा। रमज़ान का जब रोज़ा रखने के बाद जब इफ्तार करते हैं तो दिल चाहता है कि कुछ नई चीज़ ट्राई की जाए, मगर यकीनन ये इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि हेल्दी चीज़ हो, ताकि आपकी सेहत जो है ठीक रहे और रमज़ान के रोज़े पूरे रख सकें इंशाल्लाह ताला। हम रेसिपी से पहले हम हिना से बात कर रहे थे, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत ही मज़े की बातें बता रही है। हिना जी, आप हमें बता रही थी कि अपने स्टूडियो में आप माशाल्लाह किस तरह से काम कर रही हैं और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रिएटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। और आपका क्या एम है, मतलब आप इस प्लेटफॉर्म में आपने माशाल्लाह बताया है कि आपने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया है, एक प्लेटफॉर्म जिसमें आपके स्टूडेंट्स हैं या कोई नए जो बच्चे हैं वो वर्क एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो है हमारे जो कह लीजिए कि इंडस्ट्री में बच्चे जब इंटर्नशिप करते हैं या वर्क एक्सपीरियंस करते हैं तो वो चाहते हैं कि जिस फील्ड में डेफिनेटली उसी में ही करें, ताकि उनको अपना काम करना है या जॉब करनी है तो वो कर सके। है ना, मैं चाहूंगी कि हमारे यंगस्टर्स को आप मैसेज दीजिए, बताइए कि उनको किस तरह से अपने करियर को बनाना है और किस तरह से अपने जो है पार्टिसिपेट करना है हमारे माशरे के लिए, मुल्क के लिए। आई थिंक उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि करियर बनाने के लिए और समवॉट सक्सेसफुल होने के लिए आई थिंक एक ही चीज चाहिए होती है, वो है आपको कि लगातार काम करते रहें, मेहनत के साथ काम करें और सच्चाई के साथ काम करें। आई थिंक मेरा यही है बस। बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं फुल डेडिकेशन चाहिए होती है किसी चीज को भी डेवलप करने में, अपने आप को मनाने में, अपने आप को दुनिया के आगे मनवाने में। और है ना, देखिए बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे अपने मुल्क के लोग जो हैं वो अपने टैलेंट को इस तरह से पॉजिटिवली बाहर लेकर आते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि सिर्फ मुल्क के लिए नहीं, पूरे जो ये कहने कि हम क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो वो एक बड़ा जबरदस्त जो है वो हमारा एक वो बन जाता है, इमेज बन जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है, उनके लिए इंस्पिरेशन क्रिएट होती है, यू नो कि उन्होंने कैसे किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है आगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिदा, आपने आज हमें टाइम दिया और हमने माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा आपसे, हमें मज़ा आया हमारे मुल्क में लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। और मैं और मेरे नाजरीन दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आप आगे भी बहुत ज़्यादा कामयाब हो। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा नाजरीन। अल्लाह हाफिज़। रमदान 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 रमदान